ये जो अभी कंसेप्ट चल रहा है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, जो कि बहुत सारे हम लोग के महान और बहुत बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। तो ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नॉमिनल ग्रोथ से बनाएंगे या रियल ग्रोथ से बनाएंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना। अगर नॉमिनल ग्रोथ से बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन नॉमिनल ग्रोथ का तो कोई मतलब ही नहीं है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप लोग? चलिए आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम हम लोग ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, आधा से ज़्यादा हो चुका है। लास्ट एक मेथड बचा हुआ था हम लोग का नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, वो था वैल्यू एडेड मेथड। वो आज हम लोग करते हैं। तो जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है, नेशनल इनकम हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, उसका 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, जो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक मेथड बचा है, वो आउटपुट मेथड, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू एडेड मेथड से किस तरह से हम लोग निकालते हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। कंट्री का इनकम, कंट्री का टोटल इनकम किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या होगा, जितना भी कंट्री में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसका वैल्यू ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो कंट्री का इनकम है। पहले भी आपको एग्जांपल दिए थे, मान लिए थोड़ा देर के लिए कि अगर कंट्री में कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ, सिर्फ 100 चेयर प्रोड्यूस हुआ है और एक चेयर का दाम है 500 रुपया, तो 100 चेयर का हो गया 50,000 रुपया, तो ये कंट्री का इनकम है। अगर सिर्फ कंट्री में 100 चेयर प्रोड्यूस हुआ है तो, लेकिन ऐसा तो रियल लाइफ में नहीं है। इंडिया में बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस मेथड में हम लोग वही करेंगे, कंट्री में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर वगैरह में हो या सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हो, ठीक है, जहाँ पर फैक्ट्री में गुड्स बनता है, ठीक है, और या सर्विस सेक्टर में हो, जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि स्कूल्स एजुकेशन सर्विस दिया जा रहा है, हॉस्पिटल है, मेडिकल सर्विस दिया जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है। प्राइमरी सेक्टर में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसका भी वैल्यू को लेंगे हम लोग। और सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जहाँ गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, कपड़ा बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, या गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो ये मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर्स हो गया जहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, या फर्नीचर बना रहे हैं हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करके, तो ये सब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, तो इसका भी आउटपुट का वैल्यू को ले लेंगे। एग्रीकल्चर वगैरह प्राइमरी सेक्टर्स का आउटपुट का वैल्यू को ले लेंगे। और लास्ट जो सर्विस सेक्टर, जहाँ पर कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता है बल्कि सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, चाहे वो आईटी सेक्टर में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में बैठ के लोग काम कर रहे हैं, या अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, या टीचिंग सर्विस, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये टीचिंग सर्विस, हम तो कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्कि सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, टीचिंग सर्विस। कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मेडिकल सर्विस, हेल्थ सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। तो ये गुड्स और सर्विसेज सबका आउटपुट का वैल्यू हम ले लें, टोटल कंट्री में जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो कंट्री का इनकम है। ये हुआ आउटपुट मेथड। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? यहाँ आप देखिए, हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में जितना भी कंट्री में आउटपुट है, सबका वैल्यू को लेना। मान लीजिए आप कंट्री में जो आउटपुट का आप वैल्यू ले रहे हैं, वो वही तो कंट्री का जीडीपी है। कंट्री के अंदर में, कंट्री के बाउंड्री के अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, आउटपुट मेथड में क्या होता है, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम होता है आउटपुट मेथड में, कि कंट्री में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो बिक तो रहा है, सेल हो रहा है, तो उसका सेल वैल्यू ले लेंगे कि ये फ़ोन जो है 10,000 में बिका, तो उसका वैल्यू 10,000 हम ले लिए। ठीक है, ये मार्कर जो है मान लीजिए 50 रुपये में बिका, तो उसका वैल्यू 50 रुपये ले रहे हैं। तो जो उसका सेल वैल्यू है, जितना में बिक रहा है, उसका वैल्यू हम काउंट कर ले रहे हैं। ये आउटपुट का वैल्यू है और वो कंट्री का इनकम में हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, काउंट कर ले रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, मान लीजिए टायर प्रोड्यूस हुआ और सेल हुआ, बिका, तो टायर का वैल्यू 10,000 रुपया ले लिए हम कंट्री का इनकम में काउंट कर लिए। वैसे ही इंजन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इंजन 25,000 रुपये का इंजन था, वो भी हम कंट्री का इनकम में कैलकुलेट कर लिए, ले लिए, काउंट कर लिए। फिर सीट, बाइक का सीट प्रोड्यूस हुआ अलग से,
ठीक है। तो सीट का भी वैल्यू 5,000 था, वो भी ले लिए। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, बाइक प्रोड्यूस हुआ, बाइक का 70,000 हम ले लिए, ठीक है। तो अब सबको हम ऐड किए, 10, 25, 5 और 70,000 हो गया 1,10,000 रुपीज़। तो 1,10,000, मान ली कंट्री में यही सब चीज़ प्रोड्यूस हुआ और कुछ नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, कंट्री का जीडीपी जो है, कंट्री का आउटपुट का जो वैल्यू है वो कितना है, 1,10,000 रुपया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा 1,10,000 रुपीज़। लेकिन इसमें डबल काउंटिंग हो चुका है, एक्स्ट्रा हम ले लिए। कैसे एक्स्ट्रा ले लिए? क्योंकि अगर आप इसको देखिएगा, यही टायर इस बाइक पे लगा, यही इंजन इस मोटर बाइक पे लगा है, यही सीट इस बाइक पे लगा है। तो बाइक का वैल्यू ले लिए तो सभी का वैल्यू तो ऑलरेडी आ गया, ठीक है। तो इस वजह से डबल काउंटिंग हो गया। अगर आप सबका सेल वैल्यू ले लीजिएगा तो कुछ कुछ ऐसा गुड्स है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, कि ये फाइनली कंज्यूमर इस्तेमाल नहीं करता है। आपको कोई भी अगर बाइक सेल करता है तो ऐसे थोड़ी ना सेल करता है कि ठीक है आप इंजन रख लिए, टायर नहीं देंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो आपको जब भी कोई गुड्स देता है, फाइनल गुड्स देता है, तो उसमें ये 70,000 में ये इंजन, सीट, टायर सब कुछ है, ठीक है। तो हम एक बार बाइक ले लिए तो वो सब आ गया उसमें। तो अगर हम सब का सेल्स वैल्यू ले लिए तो उसमें क्या हुआ, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम हो गया। तो ये डबल काउंटिंग प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वैल्यू एडेड मेथड, जहाँ पर से जितना भी आउटपुट है सबका वैल्यू ले लिए हम। 1,10,000 हुआ, इसमें तो डबल काउंटिंग हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू कितना है, 10,000, 25,000, 35,000 हुआ, प्लस 5,000, 40,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा काउंट कर लिए हम, क्योंकि ये 40,000 रुपीज़ बाइक में टायर वगैरह तो सब कुछ आ गया, टायर, इंजन सब आ गया। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको माइनस किया जाता है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसका वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स वैल्यू 1,10,000 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को माइनस करेंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू कितना है, 40,000। तो 40,000 अगर हम माइनस कर दें तो कितना आएगा, ₹70,000। तो 70,000 करेक्ट अमाउंट है ना, क्योंकि 70,000 ही का बाइक था। तो आप टोटल वैल्यू सब आउटपुट का वैल्यू ले लिए, लेकिन फिर इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर दिए। तो अगर इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर दिएगा तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हालांकि कंट्री का जीडीपी तो यही हो जाता है 1,10,000 रुपया, लेकिन क्योंकि कंट्री में आउटपुट 1,10,000 का प्रोड्यूस हुआ है, एक्चुअली 1,10,000 का नहीं हुआ, डबल काउंटिंग इसमें हो गया। तो इसलिए डबल काउंटिंग को करने के लिए हम क्या किए, यहाँ पर माइनस कर दिए इंटरमीडिएट गुड्स। तो मेरा एक्चुअल जीडीपी निकल गया, कंट्री में 70,000 रुपीज़ का सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस हुआ, 70,000 का बाइक प्रोड्यूस हुआ, जिसमें ये सब चीज़ आ जा रहा है, टायर, इंजन और सीट सब कुछ आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर यहाँ का एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले मान लीजिए एक फार्मर जो है वो गेहूं प्रोड्यूस किया, वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है। और उसका कॉस्ट ऑफ इनपुट पहले वाला का, उसका भी कॉस्ट ऑफ इनपुट कुछ होगा, प्रोड्यूस करने का खर्चा होगा, लेकिन पहला वाला का 0 पकड़ते हैं हम लोग, तो 0 है उसका। और वो बेचा कितना, 1,000 रुपये में बेचा। किसको बेचा? वीट मिल को, ठीक है। तो 1,000 रुपये में बेचा, तो वो कितना वैल्यू ऐड किया? पहले कोई भी चीज़ का कुछ वैल्यू नहीं था, वो एक गेहूं बनाया, वीट बनाया, तो वो 0 से 1,000 रुपये का वैल्यू दिया, ठीक है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, 1,000 माइनस 0, 1,000 माइनस 0, तो ये वैल्यू एडेड इस तरह से निकलेगा। कैसे निकालेंगे वैल्यू एडेड? सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इनपुट, ये माइनस किएगा तो वो कितना वैल्यू ऐड किया, 1,000 रुपये का वैल्यू ऐड किया, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट स्टेज पे जब ये फार्मर वीट मिल को बेचा, गेहूं वीट बेच दिया, ठीक है, तो वो वीट मिल इससे खरीदा 1,000 रुपया में, लेकिन वीट मिल क्या किया, उससे गेहूं से वो आटा ये सब चीज़ बनाया, फाइनली उसको ठीक ये करके, ठीक है। वीट मिल उसको बनाया, गेहूं को उसको पीस करके वो जो है, जो भी जिस तरह से बनता है, वो उसको आटा बनाया या मैदा बनाया। तो उसके बाद फिर 1,000 रुपये से खरीद के वो जो अपना जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करना था, उसको मैदा या आटा प्रोड्यूस करना था, वो 1,000 रुपया में खरीदा था, लेकिन वो जो आटा या मैदा बनाया उसको बेचा कितना, 3,000 रुपया में। किसको बेचा? बेकरी को बेचा। तो बेकरी, तो ये कितना वैल्यू ऐड किया, 1,000 रुपये में खरीद के 3,000 में बेचा है, तो वैल्यू कितना ऐड किया, 2,000 रुपया वैल्यू ऐड किया, ठीक है। उसके बाद फिर ये 3,000 में बेकरी को बेचा, बेकरी उससे खरीदा आटा या मैदा,
और उससे वो ब्रेड बनाया या केक बनाया। मान लीजिए ब्रेड बनाया और ब्रेड 3,000 रुपये में खरीद के 5,000 में बेचा, तो कितना वैल्यू ऐड किया? 2,000 रुपये ये वैल्यू ऐड कर दिया। 5,000 माइनस 3,000, 2,000 वैल्यू ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू एडेड लेंगे, जितना हर एक स्टेज में जितना प्रोडक्ट का वैल्यू में एडेड हो रहा है, नया वैल्यू आ रहा है उसमें। ठीक है, वैल्यू ऐड हो रहा है उतना ही लेंगे हम लोग। सेल्स वैल्यू अगर लेते हैं, मान लिए 1,000 रुपये में फार्मर बेचा है ना, तो 1,000 रुपये ले लिए, ये 3,000 ले लिए, ये 5,000 ले लिए, तो क्या हुआ? 9,000 रुपया। टोटल सेल्स वैल्यू कितना है? 9,000 रुपये। 9,000 रुपये में डबल काउंटिंग हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यही गेहूं से तो वीट ये बन रहा है ना, आटा और ये बन रहा है, मैदा बन रहा है, और यही मैदा से ब्रेड बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर डबल काउंटिंग हो चुका है। तो हम अगर सेल्स वैल्यू उसका प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू नहीं लेंगे, बल्कि उसको इंटरमीडिएट गुड्स का माइनस कर देंगे। 1,000 माइनस 0, ये कॉस्ट ऑफ इनपुट, मतलब इनपुट क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, माइनस कर इंटरमीडिएट गुड्स। 3,000 1,000 रुपये माइनस कर दिए इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू एडेड अगर हम लोग लेंगे तो देखिए वैल्यू एडेड 1,000, 2,000, 2,000 कितना आया? 5,000। 5,000 सही वैल्यू है, इसमें डबल काउंटिंग नहीं हुआ। तो वैल्यू एडेड मेथड से क्या होगा? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व होगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखे हैं वही चीज़। वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले 1,000 माइनस 0, पहले कॉस्ट ऑफ इनपुट कितना था? 0 था, इंटरमीडिएट गुड 0 था। फिर उसके बाद फिर 3,000 माइनस 1,000, फिर 5,000 माइनस 3,000। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,000 माइनस 0 किए, फिर 3,000 माइनस 1,000, फिर 5,000 माइनस 3,000। ये आउटपुट का वैल्यू से इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू माइनस कर रहे हैं हम। ठीक है, और उसके बाद ये 1,000, 2,000, 2,000, ये तीनों ऐड कर दिए तो 5,000 आ गई। तो ये वैल्यू एडेड मेथड हुआ। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इससे डबल काउंटिंग प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है तो आसान, सिर्फ आउटपुट का वैल्यू निकालना है हमको, लेकिन डबल काउंटिंग हो जा रहा है, माइनस कर दे रहे इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू, अब डबल काउंटिंग नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर अब देखिए कंट्री का अगर हमको जीडीपी निकालना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो भी हम गुड्स आउटपुट का वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे ये फोन का अगर वैल्यू निकाल रहे हैं मार्केट प्राइस पे ना, अगर आप फोन खरीदते तो टैक्स इंक्लूडेड होता है, तो मार्केट प्राइस मतलब टैक्स इंक्लूडेड होगा या सब्सिडी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमको निकालना है। वैल्यू एडेड मेथड से अगर हम करते हैं तो उसको हम लोग जीवीए-एमपी भी बोलते हैं। जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जितना का सबका वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम ना, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ये भी बोलते हैं। तो दोनों का मतलब सेम, इसीलिए हम और लिखें। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो अक्सर क्वेश्चन में जीवीए लिखता है या ग्रॉस वैल्यू एडेड लिखता है एट मार्केट प्राइस, इस तरह से, तो याद रखिए जीडीपी है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या अभी हम बताए ना, वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट। जीडीपी निकालना था तो कंट्री में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, ग्रॉस मतलब टोटल आउटपुट, उसका वैल्यू निकाल लिया, यही तो जीडीपी निकल गया। तो क्या जरूरत था और कुछ करने का? और कुछ करने का जरूरत नहीं था, लेकिन डबल काउंटिंग हो जा रहा है, इसलिए माइनस इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर रहे हैं। कंट्री का आउटपुट निकाल लिया, यही तो जीडीपी है, लेकिन डबल काउंटिंग हो जा रहा है, इसलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन वहाँ पर माइनस हो गया। ये फॉर्मूला है। क्लियर है? उसके बाद तो आप लोगों को मालूम ही है, आपको एक्चुअली अगर निकालना है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? NNP-FC, यही ना बोलते हैं, NNP-FC, ये नेशनल इनकम है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो निकला हुआ क्या आपका? जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकला हुआ है। तो आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिखिए, या अगर सम्स में जीवीए लिखता है तो आप यूज करिएगा यही टर्म, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। लेकिन याद रखिए, ये अगर आप जीवीए लिखिए, लेकिन याद रखिए ये जीडीपी है ना? क्लियर है? तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस, क्या फॉर्मूला है? नेट इज इक्वल टू ग्रॉस, राइट, माइनस नहीं, माइनस डेप्रेसिएशन, एनआईटी कहां से आ गया? नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रेसिएशन। ठीक है, फिर एनपी इज इक्वल टू, ये क्या है? डीपी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, क्योंकि हम बोल दिए जीडीपी है, तो एनपी इक्वल टू डीपी क्या था फॉर्मूला? प्लस एनएफआई है। आप एक बार देख लीजिएगा फॉर्मूला, लास्ट क्लास में एकदम क्लियरली बता दिए थे, वो 3 फॉर्मूला है ना। और फिर लास्ट वाला क्या है? फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो बस हो गया, नेशनल इनकम निकल गया। सेम चीज तो एक्सपेंडिचर मेथड में भी एकदम सेम चीज हुआ था, जीडीपी निकल गया था हम लोग का,
फिर जीडीपी से हम लोग ये सब चीज़ प्लस माइनस किए तो नेशनल इनकम निकल गया। एक्सपेंडिचर मेथड में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल लिया, फिर ये सब प्लस माइनस किए तो हम लोग का ये निकल गया, नेशनल इनकम निकल गया। तो ये था हम लोग का वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम? अब ये जो वैल्यू एडेड मेथड है, अब ये जो आपको अब यहां पर दिख रहा है ये सम्स है वैल्यू एडेड मेथड का, ठीक है। तो यही फॉर्मूला में बैठाएंगे और सम्स कर देंगे। क्वेश्चन में बोला है कि आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालिए, यानी कि ये निकालना है हम लोग को, जीवीएमपी निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये पूछा है, निकालने बोला है। फिर दूसरा पार्ट में बोला नेशनल इनकम निकालने, मतलब ये निकालने बोला है, एनएनपीएफसी। तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, सम्स करते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों सेक्टर का दे दिया है। कहीं कहीं पर क्या देता है कि प्राइमरी सेकेंडरी करके नहीं लिख देता है, पूरा कंट्री का टोटल आउटपुट का वैल्यू दे देता है। यहाँ पर तोड़ के दिया। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट टोटल ले लेंगे। टोटल कितना हो रहा है, 800, 200, 300, कितना हो गया, 1300, 1300 हो गया। तो पूरा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सब मिला के 1300 का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, 1300 करोड़ का। तो वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट कितना है, 1300, ठीक है, क्लियर है। और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी तीनों का अलग अलग दिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का अलग दिया। तो कितना हो रहा है, 400 + 100, 550। तो 550 जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो कितना आएगा, 750। क्लियर है। तो ये हम लोग का क्या निकला, जीवीएमपी निकल गया। तो ये वाला जो है हम लोग का निकल गया, जो कि आंसर आ गया 750। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम लोग को निकालना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला ये है। तो जीवीएमपी कितना निकला मेरा, 750 निकला ना, है ना, निकाले ना जीवीएमपी, जीडीपी यानी कि। तो 750 यहाँ पर बैठा सकते हैं हम लोग, माइनस डेप्रेसिएशन। डेप्रेसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि 80। डेप्रेसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं, लास्ट क्लास में बताए थे, 80 प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। तो अगर हम लोग पढ़े थे ना, एकदम फर्स्ट क्लास में पढ़े थे ये कि हाँ, NFIA जो NFIA जो है, NFIA कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, NFIA, ठीक है। क्या पढ़े थे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ऑब्वियसली रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। यही था ना फॉर्मूला। तो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड कितना है, रिसीव्ड है 10 माइनस पेड है 20। तो 10 - 20 कितना हो गया, -10। तो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आया, -10। तो प्लस NFIA है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो -10 होगा। प्लस NFIA है, लेकिन NFIA तो माइनस में आया ना, तो -10। फिर माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, नहीं दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या दिया है, सब्सिडीज दिया है और इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स, देखिएगा फर्स्ट क्लास में है ये वाला, फर्स्ट या सेकंड क्लास में होगा, सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज किएगा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 50 माइनस सब्सिडीज कितना है, 20, कितना आया, 30। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना निकला मेरा, -30, ठीक है। तो 120 माइनस करना होगा, यानी कि 730, 630। तो 630 ऑब्वियसली करोड़ लिखिए, करोड़, 630 करोड़ रुपीस के साथ। तो ये आंसर आया 630 करोड़ और ये 750 करोड़। आ गया हम लोग का।
तो नेशनल इनकम निकल गया और जीवीएमपी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी निकल गया। किसी का कोई क्वेश्चन? वैल्यू एडेड मेथड का और एक सम्स हम लोग करते हैं, यहां देख लिए, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लिए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या है निकालना है यहां पर, क्या है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है हम लोग का। इसमें क्या है फॉर्मूला, हम लोग क्या है GVA/MP निकालते हैं ना हम लोग। कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान दिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया। अगर आपको आउटपुट का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो आउटपुट का अगर वैल्यू निकालना है तो ये 3 हिस्सा में डिवाइड हो सकता है। एक आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ वो सेल्स हुआ, और दूसरा स्टॉक, या तो बेचे, दो हिस्सा में डिवाइड हो सकता है। पहले या तो सेल किए और या तो नहीं सेल हुआ तो स्टॉक में रह गया, ठीक है। लेकिन सेल भी 2 तरह का है। अगर सेल्स लिखता है तो सेल्स प्लस स्टॉक हुआ आउटपुट का वैल्यू, लेकिन सेल्स अगर नहीं लिखता है, इस तरह से देता है डोमेस्टिक सेल्स, मतलब इंडिया के अंदर में जो सेल हो रहा है, और फिर एक्सपोर्ट दे दिया है जो बाहर सेल हो रहा है, तो ये दोनों का 2 अलग अलग सेल हो गया। तो क्या होगा, एक डोमेस्टिक सेल और दूसरा बाहर में जो सेल करेंगे, दूसरे कंट्री में सेल करेंगे गुड्स, तो एक्सपोर्ट, और जो नहीं सेल हुआ वो क्या हो गया, स्टॉक में बच गया, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। समझ में आया, या इंक्रीज इन स्टॉक बोलते हैं। तो यहां पर देखिए सेल्स नहीं दिखा, डोमेस्टिक सेल्स लिखा है, और एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है। तो डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट, और उसके बाद फिर स्टॉक कहाँ है, हाँ, इंक्रीज इन स्टॉक, ये तीनों दिया हुआ है। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक सेल कितना है, 10,800, ठीक है, 10,800 प्लस एक्सपोर्ट कितना किया हम लोग, 1100, प्लस स्टॉक में कितना है, 1200। तो ये टोटल आउटपुट निकल गया, क्योंकि या तो जो आउटपुट प्रोड्यूस किए हैं, या तो इंडिया में सेल किए डोमेस्टिक सेल, या तो बाहर सेल किए एक्सपोर्ट, या तो स्टॉक में बच गया, ठीक है। तो ये तीनों ऐड किए तो ग्रॉस आउटपुट का वैल्यू निकल गया, माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कहीं नहीं लिखा है, लेकिन रॉ मटेरियल क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है ना, ठीक है। टायर क्या है, इनपुट है कार के लिए, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। तो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और एक टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर ये हो सकता है इंडिया के अंदर में रॉ मटेरियल खरीदा होगा, ये बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया गया हो, तो दोनों 2 रॉ मटेरियल है। एक यहाँ 600 का रॉ मटेरियल है, यहाँ पर 3600 का है, तो 600 प्लस 3600, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ये कितना हुआ, 11,900, 12,100, 13,100, और ये हो गया 36 प्लस 6 4200। देखिए कितना आएगा ये वाला, 8900। तो रुपीज़ 8900, सॉरी अभी इसको हम लोग को ये एक्चुअली नहीं निकालना है, 8900 निकल गया, ये निकालना नहीं है हम लोग को। हम लोग को क्या बोला है निकालने, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो यानी कि निकालना है हम लोग को निकालना है NVA, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है। समझ में आ रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड नहीं बोला है। तो ये निकल गया ना, अब ये भी निकल जाएगा इजीली। तो निकला हुआ क्या हम लोग का, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकल चुका है।
तो ये दोनों में फ़र्क क्या है, ये नेट है और ये ग्रॉस है, यही फ़र्क है। तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस, हाँ, माइनस डेप्रेसिएशन। और कोई फ़र्क है, ये वैल्यू एडेड है, ये भी वैल्यू एडेड है, सेम है, कोई दोनों डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये भी मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है, तो बस एक ही एडजस्टमेंट था और कुछ नहीं। तो जीवीए एट मार्केट प्राइस कितना निकला मेरा, 8900, माइनस डेप्रेसिएशन कितना है, 450, डेप्रेसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल 450, तो कितना आंसर आया, ₹8,000, ये आंसर आया। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? तो ये क्या मिला हमको, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मिल गया। और एक चीज बोला निकालने, वो है नेशनल इनकम, तो और थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या बोला, नेशनल इनकम निकालने। नेशनल इनकम मतलब क्या निकालना है हमको, NNPFC है ना, नेट, इसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये निकालना है हमको। निकला हुआ क्या है मेरा, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकला हुआ है, ठीक है। ये भी नेट है, ये भी नेट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये नेट वैल्यू एडेड यानी कि ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दोनों नेट है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये नेशनल प्रोडक्ट है और ये क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैल्यू एडेड मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंट्री के अंदर में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो NP इक्वल टू DP क्या फॉर्मूला है, प्लस NFIA, नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कितना निकला हम लोग का, 8450, प्लस NFIA कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, -20 है, तो ये -20 हो गया, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 300 है, -300 हो गया, कितना आएगा बताइए, 8,130 करोड़। ये आंसर आ गया आपका, नेशनल इनकम निकल गया। समझ में आया वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। बस आप फॉर्मूला को फॉलो किए, कंसेप्ट क्लियर है तो अपने से समझ बन जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का, तीनों मेथड हो गया नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का टाइम करने का। ये जो है प्रिकॉशंस टेकन वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ नेशनल इनकम पे आना चाहिए, क्या आता है और क्या नहीं आता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि इनकम मेथड से हम लोग सम्स कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या चीज़ आएगा क्या चीज़ नहीं आएगा। जैसे कि ट्रांसफ़र इनकम, जैसे कि स्कॉलरशिप, डोनेशंस, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, ये नेशनल इनकम पे नहीं आता है। जैसे कि हम लोग को क्लियर पता है कि वो चीज़ जो कंट्री में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो कंट्री का इनकम है, उसके अलावा कोई भी इनकम नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक रूल ऑफ थंब बता रहे हैं आपको, अगर उस वजह से कंट्री में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है चाहे गुड्स या सर्विस, तो कंट्री में वो उसका इनकम आएगा, और अगर आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा। तो अगर मान लिए गवर्नमेंट आपको, जैसे गवर्नमेंट आपको मान लिए सैलरी दे रहा है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हैं तो आपको सैलरी मिल रहा है, तो गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रहा है क्या, नहीं, आपको आप एक सर्विस प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, उसका वैल्यू आपको मिल रहा है, तो ये कंट्री का इनकम में आएगा, नेशनल इनकम पे आएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे रहा है तो फ्री में दे रहा है, आप कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं, नहीं दे रहे, तो ये कंट्री का नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा, ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा ट्रांसफर इनकम। ओल्ड एज पेंशन, एक बूढ़ा आदमी को रिटायर हो गया उसको फ्री में पेंशन दे रहा है गवर्नमेंट, ये सब नेशनल इनकम है। अनएम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस, जो आदमी अनएम्प्लॉयड है फ्री में गवर्नमेंट उसको पैसा दे रहा है, क्या अनएम्प्लॉयड है उसको कुछ पैसा राहत मिल जाएगा, तो ये नेशनल इनकम पे ये नहीं आता है। फिर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स आप बेचे हैं और आपका इनकम आया, नेशनल इनकम पे आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों, रूल ऑफ थंब क्या बताएं हम, अगर प्रोडक्शन हो रहा है, नया आउटपुट कोई प्रोड्यूस हुआ है तो नेशनल इनकम पे आएगा, लेकिन अगर सेकेंड हैंड गुड्स आप बेचे हैं तो नया आउटपुट कहाँ प्रोड्यूस हुआ, वो तो पुराना ही गुड्स है,
नया कोई, अगर मान ली कोई नया गुड्स प्रोड्यूस हुआ और हम उसको खरीदें तो वो आएगा, क्योंकि एक ही बार आएगा। मान ली फिर वही गुड्स हम आपको बेचेंगे, फिर ले लेंगे उसको नेशनल इनकम में, फिर आप किसी और को बेचिएगा तो फिर नेशनल इनकम पे वो आएगा, एक ही गुड्स बार बार। तो सेकेंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम पे नहीं आता है। फिर क्या है, शेयर बॉन्ड्स ये सब जो हुआ, डिबेंचर्स, जो भी फिनेंशियल एसेट्स है, इसका सेल एंड परचेज नेशनल इनकम पे नहीं आता है, शेयर्स वगैरह। क्योंकि जब भी आप शेयर्स कोई कंपनी का खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए गुड्स या सर्विस, तो नेशनल इनकम पे ये नहीं आएगा। फिर विंडफॉल गेन्स, लाइक जैसे लॉटरी है, आपका लॉटरी फंस गया, ठीक है, आप हॉर्स रेस में पैसा लगाएं, बहुत पैसा जीत गए, तो ये सब नेशनल इनकम पे नहीं आता है। क्योंकि अगर आपको लॉटरी फंस गया तो आपका इनकम आ गया, तो इसकी वजह से वही सिंपल रूल ऑफ थंब क्या है, आउटपुट कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो नेशनल इनकम पे नहीं आएगा। फिर इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। जैसे कि मान ले रहे हैं एक और, जैसे कि बहुत जगह ये आता है कि आगे वाला भी स्लाइड्स में आपको मिलेगा, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। मतलब अगर कोई ओनर खुद के घर पे रह रहा है, ठीक है, अगर आप किसी के घर पे रह रहे हैं रेंट पे, तो उसको आप रेंट पे कर रहे हैं, तो वो नेशनल इनकम पे आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि वो आपको हाउसिंग सर्विस दे रहा है ना, हाउसिंग सर्विस दे रहा है तो आप उसको बदली में उसको पैसा दे रहे हैं, तो एक हाउसिंग सर्विस का बदली में दे रहे हैं, सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन मान लीजिए आप खुद के घर पे रह रहे हैं, तो आप खुद को तो रेंट पे नहीं कर रहे, तो ये नेशनल इनकम पे आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका आंसर है आएगा, क्योंकि रूल ऑफ थंब क्या बताएं, एज लॉन्ग एज के आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है तो नेशनल इनकम पे आएगा। भले आप खुद के घर पे रह रहे हैं, खुद को आप रेंट नहीं पे कर रहे हैं, लेकिन आपको हाउसिंग सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, हाउसिंग सर्विस आपको मिल रहा है खुद के घर से, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग आदमी नहीं है, तो आप रेंट खुद को तो पे नहीं किएगा ना, तो लेकिन सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, हाउसिंग सर्विस जो आपके घर से मिल रहा है आपको, तो ये एस्टिमेट किया जाता है, इम्प्यूट किया जाता है, इम्प्यूट मतलब एस्टिमेट किया जाता है। स्टैटिस्टिशियन जो होता है वो एस्टिमेट करता है कि कितना ऐसा ओनर है जो खुद के घर पे रह रहा है, उसका रेंट कितना होना चाहिए, उसे वो नेशनल इनकम पे ले लेता है इसको। तो जो भी खुद के घर पे रह रहा है उसका रेंट नेशनल इनकम पे आएगा, जो कि मार्केट में उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, एस्टिमेट करना पड़ेगा, इम्प्यूट करना पड़ेगा। तो इतना काफ़ी है ये इनकम मेथड में, ये सब चीज़, कुछ चीज़ जो आता है कुछ नहीं आता है, ये सब बता दिए हम। अब फिर एक्सपेंडिचर मेथड में भी कुछ चीज़ है। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये तो हम लोग को पता है, इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम पे नहीं आता, वो तो हम लोग माइनस कर देते, डबल काउंटिंग हो जाता है तो। और इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स तो काफ़ी है लेना, बाइक ले लिए तो टायर क्यों लेंगे, बाइक ही में तो टायर आ गया है ना, बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर वो आ सकता है। तो नंबर 2, ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड, ये तो बता चुके, ट्रांसफर इनकम वही स्कॉलरशिप वगैरह। तो सेकेंड हैंड गुड्स भी बता चुके हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स ये भी बता चुके हैं। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जैसे कि अगर फार्मर अनाज प्रोड्यूस कर रहा है, गेहूं चावल प्रोड्यूस कर रहा है खुद का खाने के लिए, वो बेच रहा नहीं, तो वो नेशनल इनकम पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। आप उसको बेचिए या नहीं बेचिए, किसी को बेचिए या नहीं बेचिए, खुद खा लिए, एज लॉन्ग एज जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू आना चाहिए। ये भी एस्टिमेट होगा कि कितना ऐसा फार्मर है, कितना ऐसा प्रोड्यूसर है जो खुद प्रोड्यूस करके खुद कंज्यूम कर ले रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब प्रिकॉशंस है। फिर वैल्यू एडेड मेथड में क्या प्रिकॉशंस है? वही इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आता है नेशनल इनकम में, सेम है। सेकेंड हैंड गुड्स वही है, सेल्फ कंजम्पशन भी बता दिए, ये भी वही ओनर ऑक्यूपाइड हाउस अभी एग्जांपल दिए थे, ठीक है। और स्टॉक नेशनल इनकम में आता है, भले वो जो स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक, जो स्टॉक जो है वो सेल तो नहीं हो रहा है लेकिन प्रोड्यूस तो हुआ है ना, हाँ, तो वो नेशनल इनकम पे आएगा। तो ये सब प्रिकॉशंस है, क्या चीज़ आता है और क्या चीज़ नहीं आता है नेशनल इनकम पे, ठीक है। ये हुआ हम लोग का। हाँ, ये सब है। अब ये जो टॉपिक है हम लोग का, डिफिकल्टीज, ध्यान से सुनिए, डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टैटिस्टिशियन है वो
कैलकुलेट कर रहा है नेशनल इनकम, तो वो क्या प्रॉब्लम फेस करता है, क्या डिफिकल्टी फेस करता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का टाइम, क्या परेशानी होता है उसको, ठीक है। तो इसमें एक है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इनएडिक्वेट डेटा, कि डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो सही मतलब उतना अवेलेबल नहीं है कि किसका कितना इनकम है, उतना इन्फॉर्मेशन अंडर डेवलप कंट्री जैसे इंडिया जैसे कंट्री में उतना इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। और उसका ये भी रीज़न है, ये भी लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं कोई पॉइंट पे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देखिए लिखा है, क्योंकि इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत है जो ऑर्गेनाइज नहीं है, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके बाद अनरजिस्टर्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कंपनी बोल के कोई एग्जिस्ट करता है, अनरजिस्टर्ड कंपनीज है, छोटा मोटा कारखाना, छोटा मोटा दुकान, कहाँ पर कौन खोल के किसी को, गवर्नमेंट को नहीं मालूम। तो ये सब जो है, अगर कोई टैक्स पे करता है, अगर हम लोग इनकम, इंडिया में कितना ही इनकम टैक्स से गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है, बहुत कम, ठीक है। तो इनकम टैक्स से रेवेन्यू बहुत कम आता है। अगर जो इनकम टैक्स यहाँ पर पे, डेवलप कंट्री में सब इनकम टैक्स पे किया जाता है, तो इनकम टैक्स से पता चल जाएगा उसका इनकम कितना है। जो भी कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रहा है तो उससे पता चल जाएगा कि उसका कंपनी का इनकम कितना है। लेकिन यहाँ पर तो अनरजिस्टर्ड कंपनी ज़्यादा है, छोटा छोटा कंपनी ज़्यादा है, जो गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन कुछ है ही नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस करते हैं, डिफ़िकल्टीज फेस किया जाता है नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने के टाइम में। फिर एक है नॉन मोनेटाइज ट्रांजैक्शन। बहुत ऐसा जगह पे देखा जाता है छोटा छोटा गांव में कि मनी के टर्म पे ट्रांजैक्शन ही नहीं होता है, बार्टर सिस्टम हो रहा है, ठीक है। वो गुड्स को लिया, उससे दिया, लेन देन हो रहा है बार्टर सिस्टम में। तो मनी के टर्म में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तब तो फिर जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम में जो हम लोग फेस करते हैं, ठीक है। और एक प्रॉब्लम्स पता नहीं यहाँ लिखा नहीं है, हाँ यहाँ लिखा है, तो इंटरमीडिएट, कितना बार क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को कैटेगराइज करने में हम लोग को प्रॉब्लम होता है कि कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट है, कौन सा फाइनल है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि अभी आप जो बोले थे कि बाइक जो है, टायर क्या है, टायर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन मान लीजिए मेरा बाइक खराब हो गया और टायर हम खरीदे और बाइक में लगा दिए, ठीक है, तब तो वो फाइनल गुड हो गया। अगर कंज्यूमर उसको फाइनली इस्तेमाल कर रहा है तो वो तो फाइनल गुड हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूसर उसको यूज कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस पे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो प्रोड्यूसर अगर उसको प्रोडक्शन प्रोसेस पे यूज कर रहा है, फाइनली बाइक बेचे तो बाइक का वैल्यू लेंगे हम, टायर का क्यों लेंगे। लेकिन अगर कंज्यूमर डायरेक्टली जाके टायर खरीदा और अपना बाइक में टायर लगा दिया, तब तो टायर का वैल्यू आएगा, फाइनल गुड्स हो गया वो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिए मैदा, फ्लावर, ठीक है। अगर फ्लावर जो है, अगर मैदा जो है, अगर कोई बेकरी लेके जाता है, उसका मकसद क्या है, गुड्स प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस करना है, ब्रेड प्रोड्यूस करना है या केक प्रोड्यूस करना है, और उसके बाद उसको सेल करना है, बेचना है, प्रॉफिट कमाना है। तो वो क्या हो गया, मैदा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया ना। कंज्यूमर तो फाइनली इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया और ये नेशनल इनकम पे नहीं आएगा। इंटरमीडिएट गुड्स माइनस होगा, है ना, नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए कि वही मैदा आप घर पे लेके जाते हैं, आप कंज्यूमर है, फाइनली घर पे मैदा लेके जाते हैं और उससे पराठा या बटर नान बनाते हैं, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम पे आएगा कि नहीं आएगा। वो नेशनल, वो एक्चुअली अगर वो नेशनल इनकम में बेसिकली आएगा। सॉरी, हम क्या क्या एग्जांपल दिए थे, हाँ, बटर नान। हम दूसरा पॉइंट हमको जहन में आ गया, वो इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो अगर जो है, अगर आप खुद, अगर कंज्यूमर्स जो है, अगर घर पे मैदा लेके जाता है, ठीक है, और उससे अब घर में वो पराठा वगैरह बनाता है, तो वो नेशनल इनकम पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कंज्यूमर फाइनली, वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, अब वो फाइनल गुड्स है। तो यहाँ पर फर्क करना डिफिकल्ट हो जा रहा है ना, ये इंटरमीडिएट है कि फाइनल है। कुछ मैदा अगर कंज्यूमर लेके जा रहा है तो फाइनल है, अगर प्रोड्यूसर लेके जा रहा है उसको गुड्स बनाने के लिए, तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। एक एग्जांपल असल में अचानक से मेरा जो जहन में आया, जो कि यहाँ पर हमको दिखा नहीं था प्रिकॉशंस पे, वो है हम जो आपको नोट्स दिए हैं वो उसमें होगा कि सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ, ठीक है, सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ। अगर हाउस वाइफ जो घर पे सर्विस देती है, जैसे कि कुकिंग फूड, लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चों को देखना, तो ये सब नेशनल इनकम पे आएगा कि नहीं आएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि वुमेन करे, कोई मेल भी कर सकता है, कोई भी, लेकिन ये सब जो सर्विसेज है, ठीक है,
अक्सर बुक्स में यही लिखता है सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ, तो ये नेशनल इनकम पे आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए, क्योंकि एक सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये आता नहीं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि स्टैटिस्टिशियन जो होता है वो बोलता है कि देयर इज नो वे टू कैलकुलेट दिस इनकम, कैसे कैलकुलेट किया जाए, तरीका नहीं है। आना चाहिए, बहुत सारा बोलता है इकोनॉमिस्ट कि आना चाहिए ये वाला, क्यों नहीं आता है? लेकिन तरीका नहीं है कैलकुलेट करने का कि एक हाउस वाइफ कितना सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, कितना काम कर रही है, कितना का सर्विस जनरेट हो रहा है, ज़्यादा कर रही है, कम कर रही है, कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए ये नेशनल इनकम का बाहर रख दिया गया। ये भी एक प्रिकॉशंस में था जो कि अभी हमको याद आ गया, तो हम सडनली वो पॉइंट्स पे ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? तो ये डिफिकल्टीज है, कुछ डिफिकल्टीज हम लोग फेस करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के वक्त। अब जो हम लोग का टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है नेशनल इनकम का, और जैसे आप देख सकते हैं टॉपिक क्या है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ वर्सेस रियल जीडीपी ग्रोथ। तो आज हम लोग जानेंगे कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ और रियल जीडीपी ग्रोथ में क्या फ़र्क है। और ये जो अभी कंसेप्ट चल रहा है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, जो कि बहुत सारे हम लोग के महान और बहुत बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, तो ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नॉमिनल ग्रोथ से बनाएंगे या रियल ग्रोथ से बनाएंगे? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना। अगर नॉमिनल ग्रोथ से बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन नॉमिनल ग्रोथ का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर रियल ग्रोथ से की वजह से बनाएंगे तो कैसे बनेगा? क्योंकि देखिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट अभी बहुत कम हो गया है। इंडिया का क्या, बहुत सारे कंट्रीज़ का, क्योंकि कोविड की वजह से जीडीपी ग्रोथ सभी कंट्री का, साथ में इंडिया का भी कम हो गया, और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कोविड से पहले भी फिर भी अच्छा खासा कम हो गया था। तो अभी इस ग्रोथ रेट पे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचना अ बिट ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। लेकिन अब जो ये कंसेप्ट है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि चलिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का क्या मतलब होता है। तो जीडीपी का मतलब तो हम लोग को पता है, जो कंट्री के बाउंड्री के अंदर, इंडिया के अंदर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका वैल्यू, आउटपुट का वैल्यू हम लोग का इनकम है। तो नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो जीडीपी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जीडीपी एट करंट प्राइस। अगर अभी का आउटपुट का वैल्यू अभी का प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो नॉमिनल जीडीपी हुआ। और अगर हम अभी का आउटपुट का वैल्यू पिछला बेस ईयर का प्राइस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है नॉमिनल और रियल में। जब हम आपको एग्जाम्पल देंगे तो और आपको क्लियर समझ में आएगा कि नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल बना के रखे हैं, तो इससे आपको क्लियर होगा। तो देखिए अभी करंट ईयर का हमको जीडीपी निकालना है 2020 का। 2021 चल रहा है, तो अभी का तो जीडीपी नहीं निकल पाएगा जब तक ईयर एंड नहीं हो। तो 2020 करंट ईयर हम लोग का, इसका जीडीपी निकालना है। और उसके लिए हमको रियल जीडीपी अगर निकालना होता है तो एक बेस ईयर चाहिए होता है हमको, जिससे हम अभी का जीडीपी को कंपेयर करते हैं। तो जो पिछला ईयर है, जैसे कि 2014 को हम लोग बेस ईयर पकड़े हैं, ठीक है, तो 2014 में देखिए क्या हुआ। मान लीजिए कंट्री में, हम लोग के कंट्री में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, सिर्फ कॉपी और पेन प्रोड्यूस हुआ है। और 2014 में क्या प्रोड्यूस हुआ है, आउटपुट जो है 5 पेन है और 10 कॉपी, और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, और पेन का दाम है 10 रुपया और कॉपी का दाम है 20 रुपया, ₹20। तो नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं हम 2014 का। नॉमिनल जीडीपी मतलब होता है जो कंट्री का आउटपुट का वैल्यू है करंट प्राइस पे। तो उस टाइम में प्राइस क्या चल रहा था, यही प्राइस चल रहा था, 10 रुपया पेन और कॉपी 20 रुपीज़। तो अगर आप देखिए सबसे पहले हम लोग कितना पेन प्रोड्यूस किए, 5 पेन, तो 5 लिख दिए, इनटू एक पेन का दाम कितना, 10 रुपया, तो 5 10 का 50 रुपीज़ का हम लोग पेन प्रोड्यूस किए। और उसके बाद अगर आप देखिए कॉपी कितना प्रोड्यूस किए, 10 कॉपीज़, तो 10 इंटू एक कॉपी का 20 रुपीज़, यानी कि 200 का कॉपी हम प्रोड्यूस किए। तो 50 + 200 कितना हो गया, ₹250, यानी कि कंट्री का नॉमिनल जीडीपी 2012 में कितना था, 250 रुपीज़। यानी कि हम लोग कंट्री का इनकम, कंट्री का आउटपुट का वैल्यू 250 रुपया था। अब हम लोग 2020 यानी कि अभी जो करंट ईयर है उसमें कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। तो क्या हुआ कि इतना टाइम में, ये 6 साल में प्रोडक्टिविटी, जाहिर सी बात है कंट्री का बढ़ता है, पहले से ज़्यादा हम लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। तो आउटपुट जो है, पहले 5 पेन 10 कॉपी प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी 10 पेन और 20 कॉपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यानी कि हम लोग का प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, डबल हो गया, है ना। 5 पेन की जगह 10 पेन, 10 कॉपी की जगह 20 कॉपी, यानी कि डबल आउटपुट हो गया, प्रोडक्टिविटी डबल हो गया।
और टाइम के साथ महंगाई भी बढ़ता है, सब चीज़ का दाम भी बढ़ता है। तो देखिए पेन का दाम 10 रुपया था, अभी 15 रुपया हो गया, और 20 रुपया कॉपी का दाम था, अभी 30 रुपया हो गया। तो कॉपी पेन का भी दाम बढ़ गया, तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ गया। तो अगर नॉमिनल जीडीपी 2020 का हम निकालते हैं तो 10 पेन इंटू एक पेन का दाम 15 रुपया, तो 10 इंटू 15 यानी कि 150 रुपया का हम पेन प्रोड्यूस कर लिए। उसके बाद फिर कॉपी कितना, 20 कॉपी प्रोड्यूस किए, इंटू एक कॉपी का दाम 30 रुपीज़ यानी कि 600 रुपीज़ का कॉपी प्रोड्यूस कर लिए। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, जीडीपी का वैल्यू कितना हो गया 2020 का, नॉमिनल जीडीपी ₹750, यानी कि जीडीपी कंट्री का आउटपुट का वैल्यू करंट प्राइस, अभी का प्राइस पे कैलकुलेट किए, ठीक है। तो ये नॉमिनल जीडीपी हो गया। तो नॉमिनल जीडीपी पहले भी जैसे निकाले थे अभी भी वैसे निकाले, सिंपल है। लेकिन ये जो नॉमिनल जीडीपी बढ़ा, ये जो 250 रुपीज़ से 750 रुपीज़ हुआ, तो ये बढ़ने का रीज़न क्या है, 2 रीज़न है। एक आउटपुट बढ़ गया पहले से, और दूसरा प्राइस, राइट। 2 रीज़न के वजह से हम लोग का दिखा रहा है कि 250 से 750 जीडीपी बढ़ गया, प्राइस बढ़ा और आउटपुट भी बढ़ा। लेकिन हम लोग के लिए जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, कितना ग्रोथ बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। दाम अगर कोई चीज़ का दाम बढ़ता है वो तो महंगाई, वो तो खराब है, वो इन्फ्लेशन है, महंगाई है। तो प्राइस बढ़ना ग्रोथ नहीं है, बल्कि आउटपुट बढ़ना ये ग्रोथ है। तो नॉमिनल जीडीपी में प्रॉब्लम क्या है, ये कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ दिखा दे रहा है। ये दिखा रहा है कि 250 रुपया से 750 रुपया हो गया, यानी कि ग्रोथ कितना हुआ, नॉमिनल ग्रोथ अगर देखिएगा तो 300% है, ठीक है। क्योंकि 250 से 3 टाइम बढ़ा ना, 250 का 3 टाइम, 250 को 3 से मल्टीप्लाई किए कितना आएगा 750, 3 टाइम्स बढ़ा, यानी कि नॉमिनल ग्रोथ ये 6 साल में 300% है। हम लोग का 300% ग्रोथ रेट है ये 6 साल में, ठीक है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा दिखा दे रहा है क्योंकि प्रोडक्टिविटी इतना नहीं बढ़ा है। हम लोग क्या देखे थे, प्रोडक्टिविटी 5 पेन 10 कॉपी से 10 पेन 20 कॉपी हुआ, प्रोडक्टिविटी डबल हुआ। तो यहाँ दिखा रहा है ट्रिपल हो गया, 250 से 750 हो गया। तो इसलिए हम लोग को ज़रूरी है रियल जीडीपी का कंसेप्ट। रियल जीडीपी सही ग्रोथ दिखाता है। रियल जीडीपी अगर हम लोग निकालते हैं तो रियल जीडीपी को क्या बोलते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आउटपुट अभी का, लेकिन प्राइस कांस्टेंट, पिछला वाला, बढ़ा हुआ प्राइस नहीं लेंगे, क्योंकि बढ़ा हुआ प्राइस अगर ले लें उसके बाद कंपेयर करें पिछला जीडीपी से, तो अभी तो प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी हो गया। रियल जीडीपी क्या करता है, रियल जीडीपी एक्चुअली इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी, मतलब महंगाई को एडजस्ट कर दे रहे हैं, बढ़ा हुआ प्राइस नहीं ले रहे, कांस्टेंट प्राइस ले रहे हैं, पिछला प्राइस ले रहे हैं और अभी का आउटपुट। तो ये रियल जीडीपी है। तो अभी का आउटपुट हम कितना प्रोड्यूस किए, 10 पेन 20 कॉपी ना, तो 10 पेन इंटू प्राइस अभी का नहीं लेंगे, बल्कि प्राइस पिछला 2014 बेस ईयर का प्राइस लेंगे, बढ़ा हुआ प्राइस नहीं लेंगे, बल्कि कांस्टेंट प्राइस लेंगे। कांस्टेंट प्राइस क्या है, एक पेन का प्राइस 10 रुपया, तो यानी कि 10 रुपया 10 इंटू 10 यानी कि 100 रुपीज़ का पेन प्रोड्यूस किए। और कॉपी कितना प्रोड्यूस किए थे हम लोग, 20 कॉपी, तो 20 कॉपी लिख दिया। लेकिन कॉपी का प्राइस 30 रुपया, 30 नहीं लेंगे, बल्कि बेस ईयर का प्राइस, पहले का प्राइस, पहले कॉपी का कितना प्राइस था 20 रुपीज़, 20 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 400 रुपया का कॉपी प्रोड्यूस हुआ है। तो टोटल कितना हो गया 500। तो ये 500 रुपीज़ जो है रियल जीडीपी है। आप याद करिए, आपको हम पहले ही बोल दिए थे आउटपुट डबल हुआ है, 5 पेन 10 कॉपी से 10 पेन 20 कॉपी हुआ, तो आउटपुट डबल हुआ। अब आप कंपेयर किएगा, नॉमिनल जीडीपी 250 था और रियल जीडीपी कितना हो गया अभी 500, क्या हुआ है, डबल हो गया। क्यों डबल हुआ है, क्योंकि आप देखिए आउटपुट डबल हुआ है तो जीडीपी भी डबल हुआ है, ठीक है। तो यहां पर दिखा रहा है कि जीडीपी 250 से 500 हुआ है, सिर्फ डबल हुआ है। यहां क्या दिखा रहा है, नॉमिनल में क्या दिखा रहा है, 250 से 750 हुआ है, ट्रिपल हो गया। तो इतना जीडीपी नहीं बढ़ा है, ये तो इतना ज्यादा जीडीपी दिखा रहा है प्राइस की बढ़ने की वजह से बढ़ा, ये दिखा रहा है आउटपुट बढ़ने की वजह से जीडीपी कितना बढ़ा है, जो कि एक्चुअल ग्रोथ है, रियल ग्रोथ है। तो इसलिए अगर रियल ग्रोथ देखिएगा तो 250 से 500 हुआ है, यानी कि डबल हुआ है, यानी कि 200% रियल ग्रोथ है। ये 6 साल में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना हुआ, 200%, ठीक है। तो ये फर्क है रियल ग्रोथ और नॉमिनल ग्रोथ में। तो अगर कंट्री का आउटपुट जरा भी नहीं बढ़े लेकिन सब चीज़ का दाम बढ़ जाए, तब भी दिखाएगा कि नॉमिनल ग्रोथ बढ़ गया है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ गया है, क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्राइस जो है हम एडजस्ट कर दें, पिछला ही प्राइस ले लें। तो ये रियल जीडीपी का कंसेप्ट है। अब अगर मान लीजिए, अगर नॉमिनल ग्रोथ अगर रियल ग्रोथ से जाएं 200%, तो जैसे कि ये तो हम 6 साल का ले लिए, ग्रोथ रेट निकलता है 1 साल का। तो अब सोच लिए अगर हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो अगर 300% के हिसाब से अगर ग्रोथ रेट हो, हर साल 300% ग्रोथ हो या 6 साल में ग्रोथ हो, तब तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा।
ठीक है, और बहुत जल्दी हम लोग टारगेट अचीव कर लेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई। लेकिन अगर सही ग्रोथ लें तो 200% है, 300% ग्रोथ नहीं है, बल्कि सिर्फ 200% ग्रोथ है। और 200% के हिसाब से ग्रोथ होगा तो फिर क्या होगा, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने में टाइम लगेगा। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो ओवरऑल क्या समझ में आया हमको, अगर कोई बोलता है कि नॉमिनल ग्रोथ के हिसाब से अगर हम इतना 5 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचेंगे इस तरह से, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को समझ में आया नॉमिनल ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है, उसमें तो महंगाई को, प्राइस को भी इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है रियल ग्रोथ। अगर रियल ग्रोथ से अगर आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं तो वो एक अचीवमेंट है, ठीक है। तो इसलिए रियल ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट, इज द एक्चुअल थिंग जो हमको जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली बताता है, और नॉमिनल ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। नॉमिनल ग्रोथ तो अगर ग्रोथ नहीं भी हो रहा है प्राइस बढ़ने की वजह से ग्रोथ दिखा देगा। तो इसलिए रियल जीडीपी ग्रोथ इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, नेशनल इनकम हम लोग का कंप्लीट हो गया। थैंक यू, गुड बाय।